प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 3 की कुछ परिभाषाओं को समझा था, ठीक है ना। आज अपन उसी प्रश्नावली 3 की प्रश्नावली 3.1 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपके पास सवाल है 3.1 के। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई है, आपको कुछ आकृतियाँ दी गई है। इन आकृतियाँ दी गई है और नीचे कहा है आकृतियों के बाद कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए कि इसमें से साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंध वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कौन सा है और अवतल बहुभुज कौन सा है। सबसे पहली बात आती है साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या होता है कि जहाँ से हमारे मान लो ये मैंने चौक पकड़ी, इस चौक को पकड़ के जैसे घुमाऊँगा, चाहे यूँ घुमा दिया, तो ये क्या हो गया, आपका एक साधारण वक्र हो गया। ठीक है, एक बात तो ये कि आप अगर पेंसिल को एक बार पकड़कर घुमाओगे तो पेंसिल उठनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए जैसे कैसे यहाँ से मैंने ये पकड़ी पेंसिल, ये करा, ये देखो ये पूरा चित्र आपको बिना पेंसिल उठाए बन रहा कि नहीं बन रहा ना। तो ये क्या हो गया आपका एक साधारण वक्र। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, साधारण वक्र है नंबर 1। दूसरा, यहाँ से मैंने पेंसिल ये पकड़ा, ये देखो मेरी चौक उठ नहीं रही है, ऐसी की ऐसी चल रही है और यहाँ आकर मैंने ख़त्म कर दिया और एक दूसरे को काटा भी नहीं। तो ये भी क्या है, एक साधारण वक्र है। दूसरी बात देखो, अब इस चित्र में देखो ये गोला हो गया पूरा, ठीक है। अब मैं यहाँ आकर मुझे चौक उठानी पड़ेगी और फिर ये गोला बनाना पड़ेगा। तो ये साधारण वक्र हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि चौक उठ गई ना, इसलिए साधारण वक्र नहीं है। ये अब ये वाला देखो, इसमें भी मैं बिना चौक उठाए बना रहा हूँ, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, इसलिए साधारण वक्र नहीं है। तो क्या है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और वहीं पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। उठना नहीं चाहिए, चाहे पेंसिल हो, चाहे चौक हो, चाहे पेन हो, उठना नहीं चाहिए। तो ये साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र, ये साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है। कैसे कि यहाँ से चला, ये घुमाया, देखो मेरी चौक उठ नहीं रही है, ये देखो बिना चौक को उठाए हुए मैंने इस चित्र का निर्माण कर दिया, इसलिए क्या है, ये एक साधारण वक्र। तो 1 है, 2 है, 5 है, उसके बाद 6 भी है। कैसे कि ये देखो ये, ठीक है ना, ये 6 भी है और उसके बाद कौन सा है, 7 है, 8 नहीं है। तो उसने मुझे साधारण वक्र कौन कौन से हैं, साधारण वक्र कौन कौन से हैं, 1, 2, 5, 6 और 7 हो गया साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या होते हैं कि पेन उठना नहीं चाहिए, ठीक है ना, और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। बंद वक्र, और ये सब बंद है, देखो कहीं से खुला हुआ है क्या, ये 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 खुला हुआ है कि जो साधारण वक्र है वही क्या, साधारण बंद वक्र। क्लियर, 2 चीज़ हो गई स्पष्ट। तीसरी चीज़ आती है बहुभुज। बहुभुज मैंने आपको जब कल परिभाषा बताई थी तो क्या कहा था, केवल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति। तो देखिए ये एक रेखाखंड है, ये दूसरा रेखाखंड है, ये तीसरा रेखाखंड है, ये चौथा रेखाखंड है और ये 5वां रेखाखंड है। मतलब ये क्या है, एक बहुभुज है। ये एक रेखाखंड है, ये दूसरा रेखाखंड है, तीसरा रेखाखंड है और चौथा रेखाखंड है। 4 रेखाखंडों से बंद घिरी आकृति थी, ये भी क्या है, एक बहुभुज। ये बहुभुज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रेखाखंडों से मिलकर बना ही नहीं है। ये भी बहुभुज है, देखो, ठीक है, ये भी बहुभुज है आपका, इसमें ये रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, तो ये भी क्या है आपका, एक बहुभुज। ये भी बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें भी रेखाखंड नहीं है, इसमें भी रेखाखंड नहीं है, इसमें भी रेखाखंड नहीं है और इसमें भी रेखाखंड नहीं है। तो बहुभुज कौन से हैं, 1, 2 और 4। क्लियर। उत्तल बहुभुज, कल आपको एक परिभाषा बताई थी मैंने उत्तल बहुभुज की, कि उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, वो बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर स्थित हो, जिसके विकर्ण अंदर स्थित हो वो तो होते हैं उत्तल, और जिसके विकर्ण अंदर नहीं स्थित हो वो होते हैं अवतल। अगर मैं इसके विकर्ण बनाता हूँ, विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण आपको कल परिभाषा में बताया था कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। तो देखो इस भुजा में ये दोनों आसन्न शीर्ष है, इन दोनों को छोड़कर, तो ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है, ये भी इसका विकर्ण हो गया। अंदर तो है लेकिन ये भी तो इसके, ये एक विकर्ण का बन रहा है, इसका बाहर बन रहा, तो ये कौन सा है, अवतल है, ये उत्तल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो ये कहाँ स्थित है, अंदर स्थित है, इसलिए ये क्या है, उत्तल। इसमें देखो इसके विकर्ण कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है, ये देखो बाहर स्थित है ना, इसलिए क्या है, एक
अवतल बहुभुज। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज कौन सा हुआ? सिर्फ ये, और अवतल बहुभुज ये दोनों। क्यों हुए? कारण आपको परिभाषा कल बताई थी, परिभाषाओं से ही हम चलेंगे, परिभाषाओं से ही हमारा सारे सवाल होंगे। क्लियर? उत्तल बहुभुज जिसके विकर्ण कहाँ स्थित हो? अंदर हो, वो क्या कहलाएगा? उत्तल। और अवतल क्या है? जिसके विकर्ण अंदर भी हो और बाहर भी हो। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में उसने कहा है निम्नलिखित में से कितने विकर्ण हैं? देखो, एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो देखो ये क्या है आपका एक चतुर्भुज, 1 2 3 4, इसमें कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण। क्लियर? तो उत्तल चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? 2। इसी तरह से समषटभुज में विकर्ण कितने होते हैं? 9। कैसे? देखो ये समषटभुज बना दिया मैंने। ठीक है, अब विकर्ण क्या होते हैं? आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। तो ये शीर्ष है, इस शीर्ष को छोड़कर बाकी सबसे मिला दो। तो देखो मैंने इस शीर्ष से मिला दिया इसको, एक विकर्ण तो ये हो गया, फिर एक इससे मिला दिया, ये हो गया 2, और एक इससे मिला दिया, ये क्या हो गया? 3। इससे और इससे क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि ये जो है, ये और ये दोनों क्या है? आसन्न शीर्ष, एक ही भुजा पर स्थित है। ये और ये दोनों भी क्या है? आसन्न शीर्ष, क्योंकि एक ही भुजा पर स्थित है। 3 विकर्ण हो गए। अब इस पे चलते हैं। तो ये 3 तो हो गए थे, ये कितना हो गया? ये हो गया 4, फिर ये इससे मिला दिया, कितना हो गया? 5, फिर ये इससे मिला दिया, ये कितना हो गया? 6 हो गया। 6। फिर इस पे चलते हैं, तो इसको इससे छोड़ के ये हो गया आपका कितना? 7, ये हो गया कितना? 8, और ये हो गया आपका 9 विकर्ण। ठीक है, तो ध्यान रखना समषटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 9 विकर्ण। क्या होते हैं? आपको बता रखा कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण। आसन्न शीर्ष क्या होते हैं? एक ही भुजा या एक ही रेखाखंड पर जो बिंदु स्थित होते हैं वो क्या होते हैं? आसन्न शीर्ष। अगला सवाल है एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का विकर्ण, ये और ये क्या है? आसन्न शीर्ष। ये और ये भी आसन्न शीर्ष, तीनों क्या है? आपस में आसन्न शीर्ष है, तो इसका कोई विकर्ण नहीं होता है। इसका विकर्ण क्या होता है? 0। अगला सवाल आपको दिया हुआ है एक चतुर्भुज के कोणों का मागफल क्या होता है? तो ध्यान रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह नियम लागू होगा? तो इसके लिए मैंने क्या बनाया? एक अवतल चतुर्भुज बनाया है। अवतल चतुर्भुज बनाया है, देखिए ये मैंने आपका अवतल चतुर्भुज बनाया है। कौन सा? A B C और ये D बना दिया अवतल चतुर्भुज। देखो इसका विकर्ण बाहर स्थित है, इसलिए क्या है? एक अवतल चतुर्भुज। तो इसको, इसके चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360। मतलब इस कोण को, इस कोण को, इस कोण का और इस कोण का, चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360। अगर आप इस कोण का नाम बोल रहे हो तो ध्यान रखना कोण का नाम कैसे बोलते हैं? जहाँ पर कोण बन रहा है उसको हम बीच में लेते हैं। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ क्या रहा? D, ये D A और ये B, तो इस कोण का नाम क्या हो गया? DAB। इसी तरह से इस कोण का नाम अगर आपको पता करना है तो क्या होगा? यहाँ से चले A, कहाँ पर आ गए? B, और कहाँ आ गए? C, तो इस कोण का नाम क्या हो गया? ABC। इसी तरह से इस कोण का नाम लेना है तो BC और ये D, और इस कोण का नाम लेना है तो ADC। क्लियर? ये था आपके पास चित्र। मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक विकर्ण बना दिया बीच में। ठीक है, क्या बना दिया? विकर्ण। तो 2 त्रिभुज हो गए। एक तो ये हो गया, ये क्या है आपका? एक त्रिभुज, और ये भी क्या है आपका? एक त्रिभुज। मैंने इसको नंबर दे दिए। नंबर देने से आपको आसानी होगी। इसको मैंने दे दिया कोण 1, इसको दे दिया कोण 2, इसको दे दिया कोण 3, इस कोण को दे दिया 4, इसको दे दिया 5 और इसको दे दिया 6। सबसे पहले मैं त्रिभुज ABD की बात करूंगा, ऊपर वाले त्रिभुज की। त्रिभुज ABD, हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 180। कारण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो कोण 1 त्रिभुज ABD में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये आ गई समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह से जैसे उस ऊपर वाला त्रिभुज लिया था, अब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा? BCD। क्लियर? BCD, तो कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर भी कितना होगा? 180। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे? कि बराबर के इधर जो है उनको एक साथ जोड़ेंगे और बराबर के इधर जो है उनको एक साथ जोड़ेंगे।
तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 ये आ गया पूरा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 आ गया। इसमें क्या जोड़ दिया अपनों ने, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इधर इधर का जुड़ गया, बराबर इधर भी 180 था प्लस 180। क्लियर। कोण 1 ऐसा कैसे ही, कोण 2 के साथ क्या लिख दिया मैंने, कोण 6 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 के साथ क्या लिख दिया, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 360 डिग्री। क्लियर। क्योंकि 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 360। यहाँ मैंने क्या किया, कोण 1 ऐसा कैसे रहा, कोण 2 के साथ कोण 6 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पूरा कोण है ये दोनों, ये किससे मिलकर बन रहा है आपका, कोण 2 और कोण 6 से, इसलिए मैंने कोण 2 के साथ क्या लिखा, कोण 6। इसी तरह से मैंने 3 के साथ क्या लिखा, 4, क्योंकि ये पूरा कोण किससे मिलकर बन रहा है, कोण 3 और कोण 4 से। क्लियर। तो कोण 1, अब कोण 1 का नाम क्या था, कोण 1 का नाम देखो, ये कोण 1 था तो इसका नाम लिख दिया मैंने। अब पहले हमने नंबर दे दिए थे, अब नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या था, DAB, ये हो गया कोण 1। क्लियर। फिर था कोण 2 प्लस कोण 6, दोनों को एक साथ लेना है, मतलब ये वाला कोण, ये पूरा कोण 2 और 6 जुड़ जाएंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है अपने पास, ADC। क्या नाम है, ADC। तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, ADC प्लस 3 और 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ABC। क्लियर। और कोण 5 का क्या बन जाएगा आपके पास, BCD। ठीक है। तो ये देखो, ये जो चारों कोण थे, इन चारों कोणों का योग कितना आ रहा अपने पास, 360 आ रहा। इसका मतलब है हाँ, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, ये उत्तल चतुर्भुज नहीं था, उत्तल चतुर्भुज ना हो तो भी यह नियम लागू होगा कि उसके कोणों का योग भी कितना होगा, 360 डिग्री। तो आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि बिना परिभाषा के और बिना सूत्र के ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। अगर आपको परिभाषा याद है तो ये प्रश्नावली आसानी से होगी। तो आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूँ मैं, प्रश्नावली जो परिभाषा है उनको याद कीजिए और जो सूत्र है उनको भी याद कीजिए। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।